नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है श्रवण यूपीएससी नॉलेज के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी से संबंधित कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और हमेशा जो यूपीएससी का तैयारी करने वाला जो छात्र होता है या कोई छात्रा होती है, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने जो एक चैनल शुरू किया है आप लोगों के लिए, यानी कि हर तरीके से आप लोगों का फायदा हो और आप लोगों को तक यानी कि चीजें पहुंचे, तो उसके लिए हमने ये एक हमारा चैनल शुरू किया है। उसके माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि आज एक पॉलिटिकल का एक टॉपिक है, उस टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको शायद कहीं भी गाइड के अंदर आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो इनके लिए हमने एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ भी आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन का और भी हम सारांश भी आप लोगों को बताएंगे, जिनके माध्यम से सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर जाता हूं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो यानी कि यूपीएससी से महत्वपूर्ण पर्सन, ये आपको मैंने अभी बता दिया है। तो यहाँ नए राष्ट्र निर्माण से संबंधित जो पर्सन है, भारत 14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को आजाद हुआ था। ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि भारत है वो 14-15 अगस्त को आजाद होता है और जो पाकिस्तान है वो 14 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यानी कि जब ये भारत आजाद होता है तो कई सारी चुनौतियां भारत के सामने आती है कि जैसे मान लिया कि हमारे भी अगर घर के अंदर कोई भी अगर भाई का बंटवारा होता है तो उसके लिए मैं एडजस्ट बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है। किसी के पास में ज्यादा चीजें आ जाती है, किसी के पास में कम आते हैं, किसी के पास में संसाधन है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसी के, तो उनका एक एडजस्टिंग करना ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉलिटिकल उस समय के जो हमारे पॉलिटिकल जो नेता थे, तो उनके लिए सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो किस तरीके से इन चीजों को सुलझा लिया जाए ताकि दोनों देशों के मध्य एक बेहतरीन रिश्ता बना रह सके। तो इनके लिए जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि ये मैंने यहाँ लिखने का कोई कारण आपको एक ये तो क्योंकि अब एक छोटे बच्चे को भी आता है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो ये एक लिखने का जो मकसद मेरा है उनका मैं बताने का प्रयास करूंगा कि जो जवाहरलाल नेहरू है, यानी कि हम हर वीडियो के अंदर या हर जो कोई स्कूलों के अंदर लेक्चरर देता है या कोई भी अगर व्यक्ति लेक्चरर देता है कि भाई जो भारत का पहला प्रधानमंत्री पटेल को होना चाहिए था, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री पटेल कैसे होता, आपको ये हम जो पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये अच्छी तरीके से आता है कि जो भारत का प्रधानमंत्री, और हम बार बार किसी भी व्यक्ति के मुंह से भी सुनते हैं कि पटेल अच्छे व्यक्ति थे, उनको पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब भारत आजाद होता है 1947 से 50 तक एक भारत के अंदर अंतरिम सरकार बनती है। अंतरिम सरकार का अर्थ यह होता है कि आप सीखिए आपको कैसे सरकार चलाना है, उसके बारे में आपको सिखाया जाता है कि सरकार को कैसे चलाया जाता है, कौन कौन से जो कानून है उसके बारे में आपको कौन कौन से उस कानून के तहत कार्य करना होता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती है। जब पटेल 1950 में मृत्यु हो जाते हैं और भारत का प्रथम आम चुनाव है 1951-52 में होता है, तो यहां मेरा लिखने का जो मकसद था, आज मैं ये डाउट क्लियर कर देता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री वास्तव में पटेल होते, लेकिन पटेल का मृत्यु है वो 1950 में हो जाती है और 50 में होने के बाद आम चुनाव 1951-52 के अंदर होते हैं, तो वहां सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये मेरा एक जवाहरलाल नेहरू के बारे में कथन था। अगला है कि नेहरू का प्रसिद्ध भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि नेहरू का प्रसिद्ध जो भाषण है, यानी कि कई एग्जामों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, यानी मैंने लेने का प्रयास किया है कि जो प्रसिद्ध भाषण है वो है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो प्रसिद्ध भाषण है वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। ये यूपीएससी से संबंधित या और भी जो अन्य जो एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या और भी अगर कोई एग्जाम होते हैं, एसएससी 10+2 है, सीजीएल है, तो उसके अंदर भी ये पूछा जा सकता है। अगला है भारत में स्वतंत्र भारत के 3 डाक टिकट, यानी कि जब भारत स्वतंत्र होता है 1947 के अंदर, तो उस समय यहाँ पर 3 डाक टिकट जारी होते हैं और 3 डाक टिकट के अंदर सबसे पहला जो डाक टिकट है वो है 12 आने का, और एक दूसरा डाक टिकट है वो 4 आने का, और एक तीसरा जो डाक टिकट है वो 2 आने का टिकट ये जारी हुए हैं।
तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार ये परसेंट जो हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है कि जो स्वतंत्र भारत जब आजाद हुआ तो सबसे पहले कितने डाक टिकट जारी किए गए थे। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा 3 डाक टिकट जारी किए गए थे। और उसके बाद में कितने कितने जो पहले, क्योंकि शुरू में आने चलते थे तो 12 आना, 4 आना और 2 आने के डाक टिकट जारी किए गए थे। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 1947 को भारत 2 राष्ट्रों में विभाजित हो जाता है, भारत और पाकिस्तान के अंदर। भारत और पाकिस्तान के अंदर विभाजन करने का मकसद यही था कि अगर कोई भारत अगर पाक अगर एक रहते तो ये शायद विश्व का सबसे बड़ा देश तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रूस के बाद ये भारत ही सबसे क्षेत्रफल के अंदर बड़ा होता और जनसंख्या के अंदर भी बहुत दूसरा तीसरा देश होता। लेकिन ये जो अंग्रेज है वो जाते जाते एक बहुत ही बड़ा आघात भारत के साथ में पहुंचाया, जिनकी हम कल्पना बार बार करते हैं, और पाकिस्तान हमें बार बार चोट पहुंचाता है, जो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वो आक्रमण भी करता है। तो इन सारी चीजों का जो अंग्रेज है वो ये सोच के गए थे कि भाई अगर इनको हमने अगर अलग अलग इनको कर दिया तो ये आने वाला जो उनका फ्यूचर होगा वो बहुत यानी कि उतना बेहतर नहीं हो पाएगा जितना कि जो वर्तमान में जो भारत के पॉलिटिकल है वो जानना चाहते हैं, वही वो जानते हैं कि भारत का जो फ्यूचर है वो बहुत बेहतर होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, एनपीटी का पूरा नाम है परमाणु अप्रसार संधि, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि जुलाई 1968 के अंदर हुए थे। इनका कारण था कि भारत जो पूरे विश्व के अंदर उस समय जब ये संधि की जो शुरुआत हुई है उस समय भारत यानी कि पूरे विश्व के अंदर 5 ऐसे देश थे जिनके पास में परमाणु था। एक अमेरिका आ जाता है, रूस है, एक ये जो फ्रांस आ जाता है, एक इंग्लैंड आ जाता है और एक चाइना। 5 देशों के अलावा ये इसने संधि के तहत ये कर दिया कि भाई आप 5 देशों के अलावा कोई भी 6वां देश है वो परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। भारत सरकार उस समय की जो भारत सरकार थी उस सरकार ने ये यानी कि ये पूरे जो हमारे सदन के अंदर जो लोग बैठते हैं उनके साथ विचार विमर्श किया कि भारत को आने वाले जो फ्यूचर के अंदर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत भविष्य के अंदर सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन जब पॉलिटिकल के कुछ जो हमारे नेता थे उनके बयान ऐसे थे कि भाई हाँ, अगर हमने इस पर अगर हस्ताक्षर कर दिए तो हस्ताक्षर करने के बाद में हमारा देश है उतना सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए इन जो एनपीटी का जो परमाणु अप्रसार संधि है उन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत हमेशा यानी कि बिल्कुल डाउन रहता है, यानी कि पीछे रहता रहा कि कर देंगे, ऐसे उनकी बातें वो आगे चलती रही। इस संधि के तहत समय आता है अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी अमेरिका, रूस ने तो उतना दबाव नहीं लगाया था, लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा दबाव भारत पर बनाया था कि आपको इस एनपीटी पर हस्ताक्षर करना ही होगा। जब यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि हम इस संधि पर साइन नहीं करेंगे, चाहे आप हमारे को कुछ भी अगर अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है आयात निर्यात उसके साथ में समझौता करें या नहीं करें। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कर दिया कि यानी इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और नहीं करने के कारण हमारा जो भारत देश है वो हमारा इंदिरा गांधी ने सबसे पहले यानी कि इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और इंदिरा गांधी ने परमाणु के लिए सबसे पहले भारत के अंदर परीक्षण करवाया। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति 1917 के अंदर, बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस के अंदर 1917 के अंदर। बोरिस यानी कि येत्सलिन एक नायक थे, यानी कि इस क्रांति के सबसे यानी कि बड़े नायक हुए हैं। इस क्रांति बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है जो रूस को एक यानी कि एक जो सामान्य जीवन है उनको कैसे ऊपर उठाया जा सकता है, इनके लिए बहुत शानदार क्रांति हुई है। अगला है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीएससी के अंदर भी आ जाता है, अन्य जो एसएससी होता है 10+2 है उसके अंदर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके अंदर है कि जो शॉक थेरेपी का जो मुख्य अर्थ है वो है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी कि कोई पहले हम चोट पहुंचाते हैं और चोट पहुंचाने के बाद में अगर उपचार करते हैं तो उसको हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अगला है, शीत युद्ध का संबंध किनसे था। जो शीत युद्ध होता है वो साम्यवादी और पूंजीवादी संस्था, यानी कि दो तरीके गुट थे, एक साम्यवादी गुट था और एक पूंजीवादी गुट था, उसके मध्य यानी कि एक शीत युद्ध होता है और एक बहुत लंबे समय तक चलता है और जिनके तहत काफी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ती है।
तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ताकि प्रत्येक जो व्यक्ति है इन तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति इनका फायदा उठा सके। जय हिंद, धन्यवाद।